नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से अपन यहाँ पे MCQs ला रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आज की अपनी जो MCQs रहने वाली है वो इंपॉर्टेंट MCQs रहेगी। यहाँ पे 130 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने सेलेक्ट किए हैं, विभिन्न टॉपिक से संबंधित है। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ और मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये तो अपन सेकंड पेपर से संबंधित कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट पेपर से संबंधित जीके से संबंधित आपको मैं बता रहा हूँ, जीके से संबंधित भी अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप क्लास खत्म होने के बाद में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास के बाद में कि सर हाँ, जीके से संबंधित फर्स्ट पेपर से संबंधित भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप सीरीज चला दूँ। तो अपन यहाँ पे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, अब तक की जो एग्जामों में आए हुए हैं, उन पर्सनस को अपन यहाँ पे थोड़ी सी मतलब 10 से 20 मिनट की क्लासेज के आधार पर अपन उसको बूस्टर डोज के आधार पर चला सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर जीके से संबंधित आप मेरे को बता सकते हैं, उसमें अपन करंट अफेयर्स को भी शामिल कर लेंगे और जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी अपन शामिल कर लेंगे। तो क्लास खत्म होने के बाद मेरे को जरूर यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस प्रश्न उत्तरी में अपन 130 प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आपको दोस्तों वही काम करना है, यानी शेयर और लाइक एक बार क्लास को कर देना है, फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सभी दोस्त एक बार अपनी अपनी क्लास ग्रुपों में क्लास को शेयर कर दो, फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट पेपर से संबंधित अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए सेकंड क्लास लगा सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चंस भी बहुत है अपने पास। पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे विश्व की है वो पहली फुटबॉल प्रतियोगिता है वो कौन सी है, वो अपने यहाँ पे बता रहा है। फीफा कप, डूरंड कप, FA कप या यूरो कप। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी ये ट्रॉफियाँ है ये फुटबॉल से संबंधित है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, फुटबॉल से संबंधित ये सभी जो ट्रॉफी होती है वो संबंधित है। लेकिन सबसे पुरानी कौन सी है हमें, तो प्रश्न नंबर 1 सही आंसर रहेगा। FA कप है वो सबसे पुरानी है, ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों डूरंड कप है वो भी 1888 से संबंधित है, 1888 से। और जो फीफा है वो 1904 से संबंधित है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। तो सही आंसर रहेगा अपना यहाँ पे FA कप। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्टिक में वोल्टिंग टेबल है उसकी यहाँ पे लंबाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे वोल्टिंग टेबल की लंबाई पूछ रहे हैं अपन जिम्नास्टिक के अंदर, वो कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। जिम्नास्टिक में वोल्टिंग टेबल की लंबाई कितनी होती है, प्रश्न नंबर 2 बताना है। और दोस्तों सभी दोस्त जो भी नए जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर और लाइक में आप कमी ना छोड़े। और दोस्तों फर्स्ट पेपर से संबंधित जीके की मैं फिर से वही बात बता रहा हूँ आपको कि जीके से संबंधित अगर आप क्लास लेने में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके लिए भी अपन सेकंड क्लास लगा देंगे 10 से 15 मिनट की बूस्टर डोज के आधार पर, तो वो भी कवर होती रहेगी। प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों पे वोल्टिंग टेबल की है वो 120 सेंटीमीटर में ध्यान रखना है, 120 सेंटीमीटर इसकी टेबल की यहाँ पे लंबाई होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्टिक में पुरुषों के लिए रिंग की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे रिंग की ऊंचाई पूछी गई है वो कितनी होती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये रिंग होती है जिसके ऊपर खिलाड़ी क्या करता है, इसके ऊपर यहाँ पे लटक के यहाँ से पकड़ते हुए नीचे यानी इनको पकड़ते हुए एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है। तो प्रश्न नंबर 3 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 280 सेंटीमीटर रहेगी वो यहाँ पे पुरुषों के लिए जिम्नास्टिक के अंदर रिंग्स की ऊंचाई होती है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, जो रिपीट क्वेश्चन है बहुत बार क्वेश्चन अपन यहाँ पे रिपीट भी लेते हैं, तो उनका कारण है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको रिपीट अपन करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं होना है कि ये सर क्वेश्चन करवा देते हो आप फिर इनको ले आते हो, तो ये रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं, इनको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 पेशिव प्ले का संबंध किस खेल से। पेशिव प्ले की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन यहाँ पे, पेशिव प्ले है वो किस खेल से संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। हैंडबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल या कबड्डी। प्रश्न नंबर 4 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो पेशिव प्ले है वो हैंडबॉल से संबंधित रहेगा। दोस्तों यहाँ पे हैंडबॉल में पेशिव प्ले और हैंडबॉल का जो ग्राउंड होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे 40 बाई 20 मीटर का ग्राउंड होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे हैंडबॉल खेल का प्रारंभ किस देश में हुआ। दोस्तों हैंडबॉल खेल है इसका यहाँ पे प्रारंभ है वो किस से होता है, देश में नहीं है। यहाँ पे दोस्तों शुरुआत पूछी गई है कि हैंडबॉल की खेल है उसकी शुरुआत कैसे की जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। ये अपना ग्राउंड होता है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे हैंडबॉल की शुरुआत किस प्रकार करते हैं, थ्रो इन, फ्री थ्रो, जंप थ्रो या थ्रो ऑफ। प्रश्न नंबर 5 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थ्रो ऑफ के द्वारा। थ्रो ऑफ के द्वारा है वो यहाँ पे ध्यान रखना है किसकी हैंडबॉल गेम्स की यहाँ पे शुरुआत की जाती है। जिस प्रकार जंप बॉल के द्वारा अपन बास्केटबॉल की शुरुआत करते हैं, जंप बॉल के द्वारा जो बास्केटबॉल है इसकी शुरुआत करते हैं, उसी प्रकार अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है
हैंडबॉल की अपन थ्रो ऑफ के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, हॉकी खेल का संचालन किस सतह पर किया जाता है। हॉकी खेल है, इसका संचालन है वो कौन सी सतह पर अपन करते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 बताना है दोस्तों, हॉकी का संचालन कौन सी सतह पर करते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ। एस्ट्रोटर्फ पर किया जाता है। 1976 का जो ओलंपिक था दोस्तों यहाँ पे मॉन्ट्रियल कनाडा से संबंधित, उसके अंदर पहली बार एस्ट्रोटर्फ पर किया गया था और उसके अंदर भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता था। तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, पहली बार कब अपनाया गया था, 1976 के ओलंपिक में एस्ट्रोटर्फ का पहली बार उपयोग किया गया था। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, जूडो में सिद्धो तीसरी बार मिलने पर कौन सा स्कोर मिलता है। दोस्तों जूडो खेल है, जूडो के अंदर सिद्धो पॉइंट है, उस तीसरी बार मिल जाता है तो वो कौन सा स्कोर बन जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों प्रश्न शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 ग्रेड 3 में पूछा गया था, जूडो खेल का जन्मदाता कौन है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है डॉक्टर जिगारो कानो। डॉक्टर जिगारो कानो है वो यहाँ पे जूडो खेल के आविष्कार जन्मदाता रहेंगे। प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हंसु कुमाके। ध्यान रखना हंसु कुमाके है वो यहाँ पे सिद्धो तीसरी बार मिलता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हंसु कुमाके के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, खो खो खेल में कितनी क्रॉस लाइन होती है। खो खो की बात ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे खो खो गेम है उसमें कितनी क्रॉस लाइन होती है। ये अपना यहाँ पे खो खो का ग्राउंड होता है दोस्तों, आपको मैं बता दूँ ये खो खो का ग्राउंड हो गया। इसके अंदर ध्यान रखना ये अपनी यहाँ पे क्रॉस लाइनें होती है, ये कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है, ये क्रॉस लाइनें कितनी होती है। साथ ही में दोस्तों ये अपना यहाँ पे पोल लगे हुए होते हैं, दोनों तरफ के पोल होते हैं, तो ये कितनी क्रॉस लाइन होती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 और सही आंसर रहेगा 8 ही क्रॉस लाइन होती है। यानी कितनी क्रॉस लाइन होगी, 8 क्रॉस लाइन होती है। 9 खिलाड़ी खेलते हैं लेकिन 8 बैठते हैं और एक इसमें एक्टिव चेजर के रूप में रहता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, एकलव्य पुरस्कार का संबंध किस खेल से। एकलव्य पुरस्कार का संबंध है वो किस खेल से, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे एकलव्य और दूसरा पुरस्कार आता है रानी लक्ष्मीबाई। ध्यान रखना रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, 2 पुरस्कार आते हैं, एकलव्य पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और वीर अभिमन्यु पुरस्कार। वीर अभिमन्यु पुरस्कार है वो भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। तीनों ही पुरस्कार किससे संबंधित है, प्रश्न नंबर 9 में बताना है और सही आंसर रहेगा यहाँ पे खो खो से संबंधित है। यानी एकलव्य पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और वीर अभिमन्यु पुरस्कार है वो खो खो से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, कौन सा ग्रैंड स्लैम शीर्ष रोनाल्ड गैरोस शीर्षक के नाम से जाना जाता है। यानी कौन सा ग्रैंड स्लैम है जिसे अपन रोनाल्ड गैरोस शीर्षक के नाम से जानते हैं, रोनाल्ड गैरोस शीर्षक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ग्रैंड स्लैम क्या है, टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता है। ध्यान रखना टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता जिसके अंदर 4 टूर्नामेंट होते हैं। शुरू के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन, 4 अगर टूर्नामेंट मिलते हैं उसे अपन ग्रैंड स्लैम के नाम जानते हैं। लेकिन इनमें से रोनाल्ड गैरोस है वो कौन सा यहाँ पे नाम से जाना जाएगा, प्रश्न नंबर 10 में बताना है आपको। प्रश्न नंबर 10 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रोनाल्ड गैरोस के नाम से है वो फ्रेंच ओपन के टूर्नामेंट जाना जाएगा जो मई माह के अंदर होता है, यानी मई महीने के अंदर होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 रहेगा एस शब्द है, एस शब्द है वो किस खेल से संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये प्रश्न तो बहुत बार रिपीट होता है, शारीरिक शिक्षा भर्ती 2018 साथ ही में 2013 इनमें 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एस शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, प्रश्न नंबर 11 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेनिस, टेनिस से संबंधित रहेगा एस शब्द। और दोस्तों जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं क्लास को एक बार सभी दोस्त शेयर और लाइक कर दे। और मैंने बताया दोस्तों फर्स्ट पेपर जीके से संबंधित भी क्लास अपन शुरू कर देंगे। अगर आप क्लास खत्म होने के बाद में मेरे को बताना कि सर हाँ 10 से 20 मिनट की आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पे बूस्टर डोज लेकर आना है, तो अपन जो जितने भी एग्जाम लगी है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसको अपन रिवाइज के तौर पर अपन ला सकते हैं। प्रश्न नंबर देखिए लोग दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे किस ग्रैंड स्लैम को हैप्पी स्लैम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अपने को अब जो बचा हुआ टाइम है मैं आपको बता दूं पहले ही, जो बचा हुआ टाइम है लगभग अगर अपन देखें तो यहाँ पे 18 दिन का अपने पास जो बचा हुआ टाइम है उसमें से अगर अपन निकालें यहाँ पे 18 दिन में से तो अपने को नई चीज़ ज़्यादा कोई भी नहीं पढ़नी है, यानी पुरानी जितनी भी पढ़ी हुई है उनको ही बार बार रिपीट करते रहना है, क्योंकि नई चीज़ पढ़ने में याद नहीं रहेगी लेकिन पुरानी चीज़ को अपन रिपीट करते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो निश्चित तौर पर अपन सही कर लेते हैं। तो आप पुरानी चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहे, नई चीज़ के चक्कर में आप ना फंसे। प्रश्न नंबर 12 देखें दोस्तों यहाँ पे
किस ग्रैंड स्लैम को हैप्पी स्लैम के नाम से जानते हैं, तो वो सही आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो साल का पहला टूर्नामेंट होता है उसे अपन हैप्पी स्लैम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों, यहाँ पे स्विमिंग पूल में कितनी लेन होती है। दोस्तों स्विमिंग पूल होता है उसमें कितनी लेन होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। ये स्विमिंग पूल होता है दोस्तों, ज़्यादातर स्विमिंग पूल 50 × 25 मीटर का होता है दोस्तों स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल। उसके अंदर जो लेन होती है ये कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है, ताकि उसके अंदर प्रत्येक के अंदर तैराक अलग अलग रहता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों 10 लेन। जो स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल होता है उसके अंदर यहाँ पे 10 लेन होती है। दोस्तों यहाँ पे लाइन नहीं है, ध्यान रखना, लाइन शब्द नहीं है बल्कि लेन शब्द है। लेन का याद रखना है, लेन का मतलब दो लाइन के बीच की जो जगह होती है उसे लेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों, एक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल में लेन की चौड़ाई कितनी होती है। स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसमें जो लेन है उस लेन की यहाँ पे चौड़ाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों जो ट्रैक होता है, स्टैंडर्ड ट्रैक होता है, ट्रैक में लेन की चौड़ाई कितनी होती है, तो ट्रैक के अंदर अगर अपने को पूछा जाए तो 1.22 मीटर होती है स्टैंडर्ड ट्रैक के अंदर। लेकिन यहाँ पे स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 14, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2.50 मीटर यानी 2.5 मीटर यहाँ पे क्या होती है स्विमिंग पूल के अंदर लेन की चौड़ाई होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, शब्द टाई ब्रेक गेम, शब्द है टाई ब्रेक गेम, वो किससे संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। और दोस्तों फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे। और अगर करंट अफेयर्स तो आपको पीडीएफ मिलेगी सेकंड पेपर की, लेकिन अगर आप फर्स्ट पेपर जीके से संबंधित भी अगर अपन यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश कर ले तो ज़्यादातर दोस्तों के कमेंट आते हैं, फ़ोन आ रहे हैं, सर आप जीके से संबंधित भी आप कुछ करें फर्स्ट पेपर से संबंधित, तो वही हो सकता है जो रिपीट क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो अपन यहाँ पे ला सकते हैं कि जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन लगे हैं आज तक पूछे गए हैं वो अपन यहाँ पे करवा सकते हैं। तो अगर आपकी इच्छा है, इंटरेस्ट है फर्स्ट पेपर में ही, तो यहाँ पे बोल देना है। न तो क्लास खत्म होने के बाद में आप कमेंट करके जरूर बताना कि सर आप फर्स्ट पेपर से संबंधित भी क्लास लेकर आओ, तो अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, शब्द टाई ब्रेक है वो टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित रहेगा, टेनिस से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों, ड्यूस और एडवांटेज शब्द किस खेल से संबंधित है। दो शब्द दिए गए हैं, ड्यूस और एक है एडवांटेज, ये शब्द है वो किस खेल से संबंधित है वो भी अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 बताना है और क्लास को भी शेयर करते रहना है दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, नए दोस्त जुड़े हैं, क्लास को शेयर कर दिया करो। प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ड्यूस और जो एडवांटेज है, दोनों शब्द पूछे गए हैं दोस्तों बार बार एग्जाम में, और दोनों के दोनों यहाँ पे टेनिस से संबंधित रहेंगे। तो यहाँ पे एज शब्द हो गया दोस्तों, ड्यूस और एडवांटेज शब्द हो गए, ये टेनिस से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों यहाँ पे, व्यक्तिगत मेडले स्पर्धा में कौन सी शैली से प्रारंभ किया जाता है। व्यक्तिगत मेडले स्पर्धा की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो उसमें कौन सी शैली से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो ये किससे संबंधित होता है, तो ये स्विमिंग से संबंधित होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ ये व्यक्तिगत मेडले है, ये किससे संबंधित है, स्विमिंग से संबंधित है। लेकिन यहाँ में कौन सी टेक्निक इसमें अपनाई जाती है स्टार्ट करने के लिए, 17 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों व्यक्तिगत मेडले स्पर्धा में जो शैली प्रारंभ में की जाती है वो बटरफ्लाई के द्वारा ही स्ट्रोक शुरुआत की जाती है तैराकी के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, स्पेयर हेड शब्द किस खेल से संबंधित। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द दिया गया है स्पेयर हेड, ये शब्द है वो किस खेल से संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्पेयर हेड शब्द किस खेल से संबंधित रहेगा। प्रश्न नंबर 18 बताना है स्पेयर हेड शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पेयर हेड शब्द है वो तैराकी यानी स्विमिंग से संबंधित रहेगा, स्विमिंग से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, लेट शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे शब्द है लेट, ये किस खेल से संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। लेट शब्द किस खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों लेट शब्द है वो ध्यान रखना टेबल टेनिस यानी टीटी से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित रहेगा लेट शब्द। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 रहेगा टेबल टेनिस में एक सेट कितने अंकों का होता है। दोस्तों यहाँ पे एक सेट की बात कर रही है अपन, ओनली एक सेट है वो कितने अंकों का होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। टेबल टेनिस की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। टीटी की स्थापना यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ 1928 से संबंधित है दोस्तों यहाँ पे।
लेकिन यहाँ पे एक सेट है वो कितने अंकों का होता है प्रश्न नंबर 20 के अंदर, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना 11 अंक। एक सेट है वो 11 अंकों का होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्सपेडाइट और बैलून रिटर्न किससे संबंधित है। दो शब्द दिए गए हैं यहाँ पे, एक्सपेडाइट और एक है बैलून रिटर्न, ये किससे संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। एक्सपेडाइट और बैलून रिटर्न किससे संबंधित रहेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों एक्सपेडाइट और बैलून रिटर्न दोनों के दोनों जो शब्द हैं वो टेबल टेनिस टीटी से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखे दोस्तों यहाँ पे, वॉलीबॉल में स्मैशिंग को किसके नाम से जाना जाता है। वॉलीबॉल में जो स्मैशिंग की जाती है उसको किसके नाम से अपन जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों वॉलीबॉल में जो ग्राउंड होता है, वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है, कोर्ट की यहाँ पे लंबाई चौड़ाई 18/9 मीटर की होती है, ध्यान रखना है। साथ ही में जो पोल होता है, इस पोल की ऊंचाई नेट की ऊंचाई है पुरुषों के अंदर 243 होती है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, और महिलाओं के अंदर 224 है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो वॉलीबॉल में जो स्मैशिंग है प्रश्न नंबर 22 के अंदर वो ध्यान रखना है स्पाइकिंग के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखे दोस्तों यहाँ पे, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों का रोटेशन किस प्रकार होता है। रोटेशन की बात पूछ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, रोटेशन किस प्रकार होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। ये ग्राउंड होता है और इसमें ये खिलाड़ी खड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पे रोटेशन किस प्रकार होता है 23 में बताना है दोस्तों आप। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ी तो एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना है खिलाड़ी कैसे खड़े रहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज खड़े रहते हैं, लेकिन रोटेशन किस प्रकार होता है प्रश्न नंबर 23 में, तो वो ध्यान रखना है क्लॉकवाइज। खिलाड़ी खड़े होने की पोजीशन ध्यान रखने है वो एंटी क्लॉकवाइज रहती है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पे एक खिलाड़ी यहाँ पे 2 3 4 5 और 6, लेकिन ये क्लॉकवाइज राउंड लेंगे, फिर इस प्रकार अपन घूमेंगे या इस प्रकार आगे तक घूमते रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर रहेगा क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों यहाँ पे, वॉलीबॉल खेल में नेट से ऊपर एंटीने की ऊंचाई कितनी होती है। नेट से ऊपर की बात कर रहे हैं दोस्तों अपने यहाँ पे, वो कितनी होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया था प्रश्न। तो दोस्तों ये अपना मान लो नेट हो गया, ये अपना क्या हो गया, नेट हो गया। नेट की पोजीशन अपनी ये रहेगी, मान लो ये अपनी नेट की पोजीशन हो गई, लेकिन यहाँ पे नेट ये अपने यहाँ पे पोल लगे हुए हैं दोनों तरफ। अब इसके ऊपर यहाँ पे एंटीना लगा हुआ होता है दोनों साइडों में, ये एंटीना लगा हुआ है नेट के अंदर ही। तो नेट से ऊपर की पूछी गई है, ऊपर की, तो अगर टोटल पूछा जाए तो टोटल तो 1.80 मीटर होता है, यानी 180 सेंटीमीटर होता है टोटल, लेकिन नेट से ऊपर वो 80 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि 1 मीटर है वो नेट के अंदर लगा हुआ है और 80 सेंटीमीटर वो ऊपर लगा हुआ होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, शब्द दिए गए हैं यहाँ पे कुछ, डबल नेल्सन, रेप चेंज, ग्रांड एप्लीट्यूड, ये किस खेल से संबंधित शब्द है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 25 में बताना है दोस्तों यहाँ पे, शब्द डबल नेल्सन, रेप चेंज, ग्रांड एप्लीट्यूड, ये शब्द किससे संबंधित रहेंगे। 25 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुश्ती यानी रेसलिंग से संबंधित ये शब्दावली रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26, कुश्ती मैट पर सेंटर सर्किल का व्यास कितना होता है। दोस्तों कुश्ती का जो मैट होता है, ये कुश्ती का जो मैट हो गया मान लो, और इसके अंदर जो सेंटर सर्किल होता है दोस्तों, ये सेंटर सर्किल है, इसका यहाँ पे व्यास कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सेंटर सर्किल का यहाँ पे व्यास कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे कुश्ती मैट पे जो सेंटर सर्किल का व्यास कितना होता है प्रश्न नंबर 26, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 1.20 मीटर, यानी 1.20 मीटर, यानी सेंटीमीटर में देखें तो 120 सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटर सर्किल का व्यास होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 26, कौन सा पॉइंट कुश्ती में खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। दोस्तों कौन सा पॉइंट है जो खिलाड़ी को कुश्ती के अंदर नहीं मिलता है, कौन सा पॉइंट रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी कुश्ती के अंदर कौन सा पॉइंट नहीं मिलता है, 5, 2, 7 या 1, प्रश्न नंबर 27 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 7 है अंक, वो कुश्ती के अंदर पॉइंट अंक नहीं होता है, यानी पॉइंट अंक है वो नहीं होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है जिसका संबंध हॉकी खेल से था। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है
जो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, जिसका संबंध कौन सी गेम से था, हॉकी से था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 को की गई थी, लेकिन यहाँ पे प्रथम महिला जो हॉकी खेल से संबंधित है कौन है, प्रश्न नंबर 28 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एन लुम्सडेन। एन लुम्सडेन है वो प्रथम महिला है जिसको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और वो यहाँ पे हॉकी गेम से संबंधित थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखे दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 रहेगा। अगस्त 2022 में कौन विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। ध्यान रखना, पहली भारतीय बन गई है, वो अपने यहाँ पे बताना है। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, 29 बताना है दोस्तों। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी ये रहेगा, सही आंसर रहेगा 29 के अंदर, वो ध्यान रखना है। रूपल यहाँ पे चौधरी है, वो 2 अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप है विश्व, उसमें 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखें दोस्तों, यहाँ पे देश के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन है। दोस्तों ये ग्रैंड मास्टर की उपाधि है वो किसको दी जाती है, मैंने पिछली 2-3 प्रश्नोत्तरी में ये बताया भी था कि पहली बार 1988 में ग्रैंड मास्टर की उपाधि भारत के द्वारा दी गई थी। किसको, यहाँ पे विश्वनाथन आनंद को, ध्यान रखना विश्वनाथन आनंद को दी गई थी। और ग्रैंड मास्टर की जो 76वें ग्रैंड मास्टर कौन है, 30 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा प्रणव आनंद है, वो 76वें ग्रैंड मास्टर है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखें दोस्तों, विश्व की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो कौन है, वो अपने जगह पे बताना है दोस्तों। भारत की पहली महिला, ध्यान रखना, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछे पहली महिला तो वो कौन थी, ध्यान रखना है, वो एस विजयलक्ष्मी थी। लेकिन यहाँ पे 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर पूछी गई है 31 के अंदर, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रियंका नुटकी। प्रियंका नुटकी है वो 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है भारत की तरफ से। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखे दोस्तों, यहाँ पे भारतीय किसके लिए आयोजित होता था। दोस्तों यहाँ पे भारतीय वो किसके लिए आयोजित होता था, वो अपने यहाँ पे बताना है। बहुत बार ये दोस्तों ये प्रश्न अपन ने अलग अलग तरीके से प्रश्नोत्तरी में डाल के पूछ लिया है। भारतीय वो किसके लिए आयोजित होता था, वो अपने यहाँ पे बताना है। और जो भी दोस्त नए स्टूडेंट जुड़े, दोस्त जुड़े हैं, क्लास को शेयर और लाइक कर दिया करो दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप करंट अफेयर्स और जीके से संबंधित, अगर पहला जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला, उससे संबंधित भी आप अगर क्लास लेना चाहते हैं तो क्लास खत्म होने के बाद में मेरे को जरूर रिप्लाई करना इस बात का कि सर आप जरूर एक 20 से 30 मिनट की आप डेली क्लास उसकी भी डाला करो, तो अपन उसकी भी ले लेंगे। प्रश्न नंबर 32 में देखें दोस्तों, यहाँ पे सामूहिक लयबद्ध क्रियाएं जो भारतीय में है, यहाँ पे सामूहिक लयबद्ध क्रियाएं ग्रुप यहाँ पे रिथमिक एक्टिविटीज़ के लिए काम में लिया जाता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर यहाँ पे 33 देखें दोस्तों, खेल कूद के तदर्थ जांच समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई। ध्यान रखना है दोस्तों पे किसकी अध्यक्षता में हुई, वो अपने यहाँ पे बताना है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खेलकूद की जो तदर्थ जांच समिति है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो 1958 के अंदर हुई थी। ध्यान रखना 1958 के अंदर, लेकिन अध्यक्षता में किसके में हुई थी वो अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 33 बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 33 महाराजा यादवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 33 के अंदर, ध्यान रखना है, महाराजा यादवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 1958 के अंदर खेलकूद की तदर्थ जांच समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34, वैदिक काल का समय अवधि क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो वैदिक काल है, वैदिक काल का यहाँ पे टाइम पीरियड है वो कितना रहेगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना रहेगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। 34 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 34 के अंदर, वो ध्यान रखना है, वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 2000 से 1000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं दोनों ही शब्दों में। यहाँ पे 2000 से 1000 ईसा पूर्व यहाँ पे वैदिक काल का टाइम पीरियड रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक प्रमाण है जो सिंधु घाटी सभ्यता काल का नहीं है। दोस्तों यहाँ पे नहीं है वो पूछा गया है, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको कि नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। बाकी 3 है वो इसमें से संबंधित है, बाकी 1 है वो इस सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित नहीं है। और सिंधु घाटी सभ्यता काल का जो टाइम पीरियड 3250 से 2500 ईसा पूर्व यानी बीसी में रहेगा, बिफोर क्राइस्ट में रहेगा। 3250 से 2500 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड रहेगा। और इसमें कौन सा इसका प्रमाण नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है।
नर्तिका से प्रतिमा 35 में बताना है दोस्तों यहाँ पे वो मिली थी। पासे का खेल और स्नानागार अपने को मिले थे। तो सही आंसर रहेगा योग की जो कलाकृति है वो यहाँ पे किस में नहीं मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित नहीं रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36, भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन का पितामह किसे कहते हैं। भारतीय जिम्नेजियम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसका पितामह है, ग्रैंड फादर है, वो किसे कहा जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। महर्षि पतंजलि, जीडी सोंधी, समर्थ रामदास या गुरु रामचरण दास। भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन का पिता किसे कहते हैं 36 में बताना है दोस्तों यहाँ पे। और जो सही आंसर रहेगा 36 में वो समर्थ गुरु रामदास, ध्यान रखना समर्थ रामदास है, वो भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन का पिता रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी वो अपने यहाँ पे बताना। अब साथ ही में दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर का नाम आ गया है तो मैं बता दूं ये स्वतंत्र भारत की पहली क्या थी, स्वतंत्र भारत की है, ध्यान रखना है, वो पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्री थी। दूसरी बात ये किस खेल से संबंधित थी वो तो अपने को बताना ही है। बाकी राजकुमारी अमृत कौर के नाम से एक स्कीम चली थी, वो कब चली थी, वो 1953 के अंदर चली थी। तो दो फैक्ट अपने को ये भी याद रखने हैं। और साथ ही में 37 के अंदर ये किस खेल से संबंधित थी, तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी, ये टेनिस की खिलाड़ी थी। ये एग्जाम में पूछा गया है, तीनों प्रश्न पूछे गए, स्वास्थ्य मंत्री, 1953 में कोचिंग स्कीम, और यहाँ पे किस खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, 38, तदर्थ जांच समिति का गठन किस एशियाई खेल में भारतीय खराब प्रदर्शन के कारण हुआ है वो अपने यहाँ पे बताना कि कौन सा एशियाई खेल है जिसमें खराब प्रदर्शन के कारण, ध्यान रखना है, भारत के तदर्थ जांच समिति की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो वो 1958 में की गई थी। लेकिन कौन सा एशियाई खेल था वो अपने को बताना। और महाराजा किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो अध्यक्षता में यहाँ पे ध्यान रखना है वो महाराजा यादवेंद्र सिंह, महाराजा यादवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई थी। प्रश्न नंबर 38। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, 1958 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, सॉरी टोक्यो एशियाई खेल हुआ था, टोक्यो एशियाई खेल, उसके अंदर खराब प्रदर्शन के कारण यहाँ पे क्या किया गया था, तदर्थ जांच समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जिसकी स्थापना 1958 में हुई है, इसके संरक्षक कौन होते हैं दोस्तों। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अपन बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 को हुई थी। लेकिन इसके संरक्षक कौन होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है, जिसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वो यहाँ पे कृष्णा पूनिया है, ध्यान रखना, वर्तमान अध्यक्ष कृष्णा पूनिया रहेगी। लेकिन इसके संरक्षक कौन होते हैं 39 के अंदर, तो वो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल, जो गवर्नर होते हैं, स्टेट के गवर्नर राज्यपाल हैं, वो यहाँ पे इसके संरक्षक होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्य क्रीड़ा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष पूछे गए हैं, राज्य क्रीड़ा परिषद है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है वो अपने यहाँ पे बताना। राज्य क्रीड़ा परिषद जिसकी स्थापना 1958 के अंदर हुई है और प्रथम अध्यक्ष है वो बताना है। लेकिन यहाँ पे वर्तमान अध्यक्ष मैंने बता ही दिया है कि कौन थी, तो कृष्णा पूनिया इसकी वर्तमान अध्यक्ष थी। और सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 40 के अंदर वीजी कानेटकर, वीजी कानेटकर है, वो यहाँ पे राज्य क्रीड़ा परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, यहाँ पे ईलियड और ओडिसी काव्य कौन से काल से संबंधित है। दो महाकाव्य है दोस्तों यहाँ पे, ईलियड और दूसरा ओडिसी, ये किस काल से संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। ईलियड और ओडिसी महाकाव्य है वो किस काल से संबंधित रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे ईलियड और ओडिसी दो महाकाव्य हैं, वो किसके द्वारा लिखे गए थे, कवि होमर के द्वारा, ध्यान रखना, कवि होमर है उसके द्वारा लिखे गए थे, जो एक अंधा कवि है, ध्यान रखना, अंधा कवि था। और ये किस काल से संबंधित है, प्रश्न नंबर 41, तो ये होमर काल से संबंधित रहेंगे, क्योंकि कवि होमर के द्वारा लिखे गए इसलिए इसे होमर काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 42, मैन ऑफ एक्शन कौन से काल से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे मैन ऑफ एक्शन है वो किस काल से संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 42 के अंदर। दोस्तों यहाँ पे दो शब्द आते हैं, मैन ऑफ एक्शन, और एक आता है मैन ऑफ विजडम, मैन ऑफ विजडम, ध्यान रखना, विजडम, दो शब्द आते हैं। तो मैन ऑफ विजडम है बुद्धिमानी से संबंधित है, और जो मैन ऑफ एक्शन है ये सैनिक से संबंधित है। तो सैनिक क्रिया किसमें संबंधित थी, तो वो स्पार्टा में ध्यान रखना है, ये स्पार्टा से संबंधित रहेगा। मैन ऑफ एक्शन सैनिक क्रियाओं से संबंधित है, तो ये मैन ऑफ एक्शन किससे, स्पार्टा से संबंधित। और जो मैन ऑफ विजडम है ये एथेंस से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों,
एथेंस में धर्म का तात्पर्य क्या है? एथेंस के अंदर की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ग्रीस एथेंस की बात कर रहे हैं, उसमें जो धर्म है, धर्म का तात्पर्य क्या था वो अपने यहाँ पे बताना है। शासन व्यवस्था, देवता के प्रति श्रद्धा, रीति रिवाज का रूप या राज्य के प्रति उपेक्षा। एथेंस में धर्म है, धर्म का तात्पर्य किस रूप से जोड़कर पूछा जाता था? 43 के अंदर सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे देवताओं के प्रति श्रद्धा या भक्ति भाव है वो यहाँ पे एथेंस के अंदर धर्म का तात्पर्य होता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 44, एथेंस में शिक्षा का आदर्श किसका विकास करना था? दोस्तों एथेंस या ग्रीस है उसमें जो शिक्षा है इसका आदर्श है वो किसका डेवलपमेंट करना, विकास करना माना गया था वो अपने यहाँ पे बताना है। शारीरिक, मानसिक, सौंदर्य या उपरोक्त सभी। एथेंस के अंदर जो शिक्षा दी जाती थी वो किसको डेवलप करने के लिए दी जाती है? और जो भी दोस्त नए जुड़े हैं क्लास को शेयर कर दिए दोस्तों एक बार। और फिर मैंने बता रहा हूँ जीके से संबंधित अगर आपको क्लास से, तो आप क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर आप क्लास लेना जीके से, तो अपन फर्स्ट पेपर से जीके से संबंधित तो क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 44 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी है, यानी शारीरिक, मानसिक और जो सौंदर्य है वो तीनों ही एथेंस के अंदर शिक्षा को आदर्श माना जाता था जो इसका विकास करने के लिए होती थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों यहाँ पे मड बाथ कहाँ लोकप्रिय था जिसे केरोमा कहा जाता था? दोस्तों यहाँ पे मड बाथ है जिसे कीचड़ी स्नान के नाम से जानते हैं, वो कहाँ लोकप्रिय था जिसे अपन केरोमा के नाम से भी जानते हैं? रोम, एथेंस, जर्मनी या स्पार्टा? मड बाथ की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 45 में बताना है दोस्तों आपको। प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 सही आंसर रहेगा दोस्तों मड बात है वो ध्यान रखना है एथेंस से संबंधित रहेगा। किससे संबंधित रहेगा? एथेंस से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों यहाँ पे ई फोर्स का संबंध किस काल से माना जाता है? ई फोर्स है इसका संबंध है वो किस काल से माना जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। 46 में बताना है दोस्तों यहाँ पे ई फोर्स का संबंध किस काल से माना जाता है। अब ई फोर्स क्या होता है दोस्तों? जो सैनिकों की टुकड़ी होती है, जो सैनिकों की टुकड़ी है उसको अपन ई फोर्स के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 46 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ई फोर्स है वो स्पार्टा से संबंधित, क्योंकि स्पार्टा राज्य है उसके अंदर सैनिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती थी और राज्य ही सर्वोपरि होता था। इसके अंदर व्यक्ति का महत्व नहीं था बाकी, बल्कि राज्य का सर्वोपरि महत्व था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47 देखे दोस्तों। पर हेनरिक लिंग किसके शारीरिक व्यायाम सिद्धांत से प्रभावित था? दोस्तों यहाँ पे पर हेनरिक लिंग है वो किसके शारीरिक व्यायामों से प्रभावित था वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों पर हेनरिक लिंग किससे संबंधित है? स्वीडन से संबंधित है। स्वीडन से संबंधित पर हेनरिक लिंग है जिसे जिम्नास्टिक का जनक कहते हैं स्वीडन में। तो ये किसके व्यायामों से प्रभावित था वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 47 बताना है दोस्तों आपको और सही आंसर रहेगा पर हेनरिक लिंग है वो पेस्टोलॉजी के व्यायामों से प्रभावित था। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेस्टोलॉजी के व्यायामों से प्रभावित था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखे दोस्तों यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? दोस्तों ये किताब लिखी गई है, पुस्तक है जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक। इसके लेखक कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक के लेखक कौन है? एडोल्फ स्पीच, अर्चल मैक्लोर, पर हेनरिक लिंग या गार्ड्समैन? जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक इंपॉर्टेंट किताब है, पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे एग्जाम के अंदर। 48 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पर हेनरिक लिंग। पर हेनरिक लिंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक, जिसे स्वीडन के अंदर जिम्नास्टिक का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49 निम्न में से लोक विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? लोक मतलब फोल्क स्कूल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। फोल्क स्कूल यानी फोल्क स्कूल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों। इसकी स्थापना कहाँ हुई है? स्वीडन, डेनमार्क, अमेरिका या इंग्लैंड? 49 बताना है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है 49। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डेनमार्क के अंदर है वो ध्यान रखना है क्या फोक विद्यालय की स्थापना यानी फोक स्कूल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 50 देखे दोस्तों यहाँ पे खेल मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? खेल मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है वो किसने स्थापित की वो अपने यहाँ पे बताना दोस्तों। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 के अंदर विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। लेकिन यहाँ पे खेल मनोविज्ञान स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। प्रश्न नंबर 50 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्ल डीएम के द्वारा यहाँ पे खेल मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 51 खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और कहाँ स्थापित की गई है वो अपने यहाँ पे बताना है।
दोस्तों खेल मनोविज्ञान स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जो कार्ल डीएम, ध्यान रखना है किसके द्वारा स्थापित की गई थी, कार्ल डीएम के द्वारा स्थापित की गई थी। लेकिन ये कब और कहाँ स्थापित की गई है, प्रश्न नंबर 51 में अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मनोविज्ञान की अगर प्रयोगशाला पहली बार वो 1879 लिप्जिंग के अंदर जर्मनी में की गई थी विलियम वुंट के द्वारा। लेकिन यहाँ पे खेल मनोविज्ञान हुआ कार्ल डीएम के द्वारा कहाँ स्थापित की गई थी, 1920 के बर्लिन में, ध्यान रखना बर्लिन जर्मनी के अंदर, जर्मनी में स्थित है, वहाँ यहाँ पे स्थापित की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 देखिए दोस्तों, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा तूफान की अवस्था, यह किसने कहा। किशोरावस्था है, एडोलसेंस एज है दोस्तों, यहाँ पे वो बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और दबाव की अवस्था है, किसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। बहुत बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी। दोस्तों किशोरावस्था के जनक कौन है, तो स्टेनले हॉल, ध्यान रखना स्टेनले हॉल को किशोरावस्था के जनक माना जाते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पे एडोल सेयर पुस्तक लिखी गई थी। एडोल सेयर पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 52 और जो सेंस हो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो स्टेनले हॉल के द्वारा ही यह परिभाषा दी गई है कि किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान, दबाव की अवस्था है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 देखें दोस्तों, यहाँ पे जिस नाड़ी तंतु पर बाह्य आवरण नहीं होता उसे क्या कहते हैं। जिस नाड़ी तंतु पर बाह्य आवरण है वो नहीं होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। एक्सोन, दूसर, न्यूरोब्लास्ट या मेडुलरी शीथ। 53 बताना है दोस्तों आपको। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, जिस नाड़ी तंत्र पर बाह्य आवरण है जो कवर होता है वो नहीं होता है तो उसे अपन दूसर के नाम से यहाँ पे जानते हैं। प्रश्न नंबर 53 सही आंसर रहेगा यहाँ पे दूसर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 देगा दोस्तों यहाँ पे, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता। दोस्तों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसमें भारत की ओर से एकमात्र गोल्ड मेडल है वो किसने जीता है, वो अपने यहाँ पे बताना। करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पे, याद रखना है, करंट अफेयर्स से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है, 54 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रवि दहिया है वो, ध्यान रखना है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के अंदर भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी है जिसने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। और रवि दहिया ही जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे सिल्वर मेडल विजेता भी रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों, भारत के ओलंपिक खिलाड़ी जिन्हें ओलंपियन फॉर लाइफ हॉल फेम में शामिल किया गया है। भारत के कौन सा ओलंपिक खिलाड़ी है जिन्हें ओलंपियन फॉर लाइफ ऑफ हॉल फेम में शामिल किया गया है, वो कौन है, अपने को यहाँ पे बताना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये शब्द ध्यान रखना यहाँ पे, ओलंपियन फॉर लाइफ ऑल फेम के अंदर शामिल किया गया है 55 में अंदर। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शिवा केशवन है, उसको यहाँ पे ओलंपियन फॉर लाइफ हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल किया गया है। और ये इससे पहले है 2016 के अंदर है, वो किसको शामिल किया गया था दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, इससे पहले 2016 के अंदर है वो किसको शामिल किया गया था, MC मेरी कॉम को भी इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों, स्नाइप्स का साई में विलय कब हुआ। दोस्तों यहाँ पे स्नाइप्स है, इस स्नाइप्स का साई के अंदर है वो विलय कब हुआ है, वो अपने यहाँ पे बताना है। शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये स्नाइप्स का साई में विलय कब हुआ है, 56 में बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 56 सही आंसर होगा, स्नाइप्स का है वो साई के अंदर जो विलय हुआ है, ध्यान रखना है, वो यहाँ पे 1987 के अंदर यहाँ पे विलय हुआ है। और जो साई की स्थापना कब हुई थी वो भी अपने को यहाँ पे बताना है, तो 25 जनवरी, ध्यान रखना 1984 के अंदर साई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 57, जैवधारिता को किसके द्वारा मापा जाता है। जैवधारिता जिस वाइटल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, वाइटल कैपेसिटी, तो उसको यहाँ पे किसके द्वारा मेजर किया जाता है, मापा जाता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 57 बताना है। और जो सही आंसर रहेगा 57 में वो ध्यान रखना है, स्पायरोमीटर के द्वारा वे जैवधारिता वाइटल कैपेसिटी को मापा जाता है। और ये किससे संबंधित है, तो ये श्वसन तंत्र, ध्यान रखना श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58, ताकत को इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है। दोस्तों यहाँ पे ताकत यानी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ को किसके द्वारा यहाँ पे मापा जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है।
दोस्तों यहाँ पे ताकत जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, तो स्ट्रेंथ को यहाँ पे किसके द्वारा मापा जाता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 58 में बताना, और जो सही आंसर रहेगा 58 के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे वो रहेगा, यहाँ पे ताकत है उसको जो मापा जाता है वो डायनेमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, यहाँ पे डायनेमोमीटर के द्वारा यहाँ पे ताकत को मापा जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों, यहाँ पे BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है। BCG यानी वो टीका है किसके विरुद्ध लगाया जाता है, 59 के अंदर बताना है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो BCG है इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी गई है, तो ये बेसिलस कोलमेट गुरिन, ध्यान रखना है, बेसिलस कोलमेट गुरिन ये BCG की फुल फॉर्म होती है, और ये किसके प्रति लगाई जाती है, तो तपेदिक के प्रति, ध्यान रखना, तपेदिक के प्रति ये एंटीबॉडी बनाने के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 60 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 60 परिभाषा दी गई है दोस्तों, यहाँ पे खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों व खेल प्रतियोगिता में उच्च स्तर के प्रदर्शन को तैयार करना है। किसने कहा है, वो अपने घर पे बताना है। एग्जाम में पूछी गई है 2018 के अंदर, ध्यान रखना 2018 में ये परिभाषा पूछी गई थी, PTI 2018 के अंदर। खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों और खेल से प्रतियोगिता के अंदर उच्च परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस प्राप्त करना है। प्रश्न नंबर 60 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, ये परिभाषा डॉक्टर हरदयाल, प्रश्न नंबर 60 के अंदर ध्यान रखना है, हरदयाल सिंह के द्वारा यह परिभाषा यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत स्वैच्छिक यानी ऐच्छिक मांसपेशियां होती है, वो अपने घर पे बताना है। मानव शरीर के वजन का पूछा गया है, कितनी % स्वैच्छिक, जिसे अपन वॉलेंट्री मसल्स के नाम से जानते हैं, ऐच्छिक मसल्स के नाम से भी जानते हैं, जिसे अपन ऐच्छिक, वॉलेंट्री मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स, यानी स्केलेटल मसल्स, कंकाली मांसपेशी भी इसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 61 बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 40% मांसपेशियां हैं वो यहाँ पे कंकाली, स्केलेटल, ऐच्छिक या वॉलेंट्री मसल्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 देखे दोस्तों, यहाँ पे भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत कब हुई। भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत है वो कब हुई है, वो अपने यहाँ पे बताना है। भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपको बता दूँ, 2013 शारीरिक शिक्षक भर्ती, 2018, 2022 फर्स्ट ग्रेड, और ध्यान रखना है साथ ही में 2022 थर्ड ग्रेड लगातार रिपीट हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 4 बार, ध्यान रखना है 4 बार लगातार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। 2013 थर्ड ग्रेड, 2018 थर्ड ग्रेड, 2022 फर्स्ट ग्रेड और 2022 ही थर्ड ग्रेड, इनमें बार बार रिपीट हुआ है। सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 62 का, वो ध्यान रखना 1882 के अंदर है वो भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 देखें दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक हड्डियां एक जगह जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक हड्डियां वो एक जगह आकर जुड़ती है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं। मान लो 2 हड्डियां हैं, ये 2 हड्डियां इस जगह आकर जुड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा। प्रश्न नंबर 63 इजी रहेगा दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे संधि कहलाएगी। संधि जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, जॉइंट के नाम से जानते हैं, जॉइंट के नाम से। और जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, चल, अचल और अल्पचल, यानी मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और इमूवेबल के नाम से उसे अपन जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 देखिए दोस्तों, स्टर्नम हड्डी कहाँ पर स्थित होती है। दोस्तों स्टर्नम जो हड्डी है ये हड्डी कहाँ पर स्थित होती है, वो अपने यहाँ पे बताना। और जो भी नए दोस्त जुड़े हैं क्लास को एक बार फिर से सभी दोस्त शेयर और लाइक कर दें, और फर्स्ट पेपर जीके से संबंधित भी अपन क्लास लेकर आ जाएंगे। अगर आपकी रुचि इसके इंटरेस्ट रही तो अपन इसमें भी चालू कर देंगे, जो 10 से 15 क्लास अपन लगाएंगे उसमें भी बहुत कुछ कवर करा देंगे, तो आप डोंट वेरी रहिए। क्लास खत्म होने के बाद में अपने सुझाव जरूर दें क्लास के बारे में। प्रश्न नंबर 64 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पसलियों के बीच में होती है वो स्टर्नम हड्डी होती है। जो अपनी रिब्स होती है, रिब्स जो 12 जोड़ी होती है, संख्या में 24 होती है, तो ये जो चौड़ी हड्डी होती है बीच के अंदर जिससे रिब्स जुड़ी हुई होती है उसे अपन यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, स्टर्नम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 65, शक्ति के विकास की विद्या कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे शक्ति यानी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन यहाँ पे। स्ट्रेंथ को डेवलपमेंट करने की यहाँ पे वो कौन सी यहाँ पे टेक्निक रहेगी, विद्या रहेगी, मेथड रहेगी, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, एसेंट्रिक या AB दोनों।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 65 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, ए और बी दोनों, यानी आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दोनों विधियाँ हैं वो स्ट्रेंथ को डेवलपमेंट करने की यहाँ पे विधिया कहलाएगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 देखें दोस्तों यहाँ पे डायनेमिक शब्द का संबंध है। शब्द दिया गया है यहाँ पे कौन सा, डायनेमिक। इस डायनेमिक का यहाँ पे किससे संबंध है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों दो शब्द आते हैं, एक डायनेमिक और एक होता है स्टैटिक। एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक यानी स्थिर होता है और जो डायनेमिक होता है वो यहाँ पे क्या होता है, गतिशील होता है। ध्यान रखना, गतिशील होता है। अब गतिशील किस में होगा, तो प्रश्न नंबर 66 में सही आंसर रहेगा यहाँ पे बल लगने पर ये अपने यहाँ पे गतिशील। तो डायनेमिक शब्द है वो बल से संबंधित, फोर्स से संबंधित यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 67 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 67, किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी भी कार्य को करने के लिए जो अपन तैयार होते हैं उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। किसी भी कार्य को करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 67 बताना है और जो सही आंसर रहेगा 67 के अंदर जो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, वार्मिंग अप। किसी भी कार्य को करने की जो प्रक्रिया है वो वार्मिंग अप कहलाएगी। ध्यान रखना, वार्मिंग अप उसे अपन कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 68, किसी भी प्रतियोगिता के बाद यह प्रशिक्षण लाभदायक है। यानी किसी भी प्रतियोगिता करते हैं उसके बाद कौन सा प्रशिक्षण ट्रेनिंग है वो लाभदायक है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रतियोगिता को करने से पूर्व अपन जो तैयारी की प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, वार्मिंग अप कहलाएगी। यानी तैयारी की प्रक्रिया एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे प्रतियोगिता के बाद पूछा गया है वो क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 68 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसे अपन लिम्बरिंग डाउन के नाम से जानते हैं। किसी भी प्रतियोगिता को करने के बाद में लिम्बरिंग डाउन करते हैं, जिसे अपन कूल डाउन के नाम से भी उसे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 देखें दोस्तों, शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन रहेगी दोस्तों, पूछी गई है एग्जाम के अंदर। तो शरीर के द्वारा शरीर के लिए जो क्रिया की जाती है वो शारीरिक शिक्षा, यानी बॉडी टू बॉडी की बात कर रहे हैं अपन, याद रखना है बॉडी टू बॉडी, ध्यान रखना बॉडी टू बॉडी जो क्रिया की जाती है वो ये शारीरिक शिक्षा है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, 69 के अंदर बता रहा है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों जेपी थॉमस के द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है। शरीर के द्वारा शरीर के लिए जो क्रिया की जाती है वो शारीरिक शिक्षा है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 70, ट्रम्पोलिन किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे ट्रम्पोलिन शब्द है वो किस खेल से संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। ट्रम्पोलिन प्रश्न नंबर 17 में बताना है। प्रश्न नंबर 70 और जो सही आंसर रहेगा ट्रम्पोलिन है वो जिम्नास्टिक से संबंधित रहेगा। ट्रम्पोलिन हो गया, एक्रोबेटिक हो गया, ये जो शब्द है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे किससे संबंधित रहेंगे, जिम्नास्टिक से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 देखिए दोस्तों यहाँ पे बेलास्टिक प्रशिक्षण द्वारा किसको विकसित किया जाता है। बेलास्टिक वो प्रशिक्षण द्वारा किसको विकसित किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे बेलास्टिक हो गई, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड हो गया। ये विधिया है वो किसको विकसित करती है, बेलास्टिक, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड। प्रश्न नंबर 71 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है लचीलापन, यानी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करती है वो यहाँ पे बेलास्टिक और स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड ये टेक्निक रहेंगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 72 में देखिए दोस्तों भारतवर्ष में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ किया गया था। भारत के अंदर जो मनोरंजन यानी अभियान है वो किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था, या सीधा सीधा मैं पूछूं तो भारत के अंदर मनोरंजन आंदोलन का जो जनक है वो जनक कौन है। बहुत बार मैंने दोस्तों प्रश्नोत्तरी के अंदर करवा दिया है इसको। तो भारत में मनोरंजन आंदोलन का जनक कौन रहेगा, प्रश्न नंबर 72 के अंदर वो सही आंसर रहेगा GD सोंदी। GD सोंदी जिसे अपन गुरुदत्त सोंदी के नाम से जानते हैं वो भारत में मनोरंजन आंदोलन के जनक। जो HC बक है वो भारत के अंदर शारीरिक शिक्षा, ध्यान रखना भारत के अंदर शारीरिक शिक्षा का जनक। दोनों को अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 देखिए दोस्तों यहाँ पे भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक कौन है। प्रश्न पूछ लिया है दोस्तों, इसको भी अपने को यहाँ पे बताना है और मैंने बता भी दिया था। भारत में जो मनोरंजन आंदोलन का जनक है वो कौन कहलाएगा, GD सोंदी, ध्यान रखना GD सोंदी। लेकिन यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का जनक भारत के अंदर कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है 73 के अंदर। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे HC बक यानी हैरी क्रो बक है वो भारत के अंदर फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा का जनक कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 74।
प्रश्न नंबर 74 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है, ये कथन किसका है? मनोरंजन का जो संबंध है वो क्रियाओं से नहीं है बल्कि संवेगों से है। शारीरिक शिक्षा भर्ती 2022 फर्स्ट ग्रेड के अंदर पीटीआई के अंदर, फर्स्ट ग्रेड पीटीआई के अंदर पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो फर्स्ट ग्रेड पीटीआई है उसके अंदर ये 1% डेफिनेशन पूछी गई थी 74 में अंदर। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जोजफ ली के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि मनोरंजन है वो क्रियाओं का नहीं बल्कि क्या है, संवेगों से संबंधित है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल खेल में 3 अंक मैदानी एरिया है, गोल एरिया है, वो कितना होता है? यानी 3 पॉइंट लेने के लिए कौन सी जगह से अपने को बॉल को थ्रो करना पड़ेगा? प्रश्न नंबर यहाँ पे 75 में बताना है। और दोस्तों शारीरिक शिक्षा भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, 3 अंक मैदानी एरिया। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है 6.75 मीटर, यानी 6.75 मीटर है वो, यहाँ पे 3 अंक मैदानी एरिया होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 76 देखिए दोस्तों, 76 जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल के अंदर विटामिन घुलने वाले हैं वो कौन सा है, वो अपने क्या पे बताना। 2 प्रकार के विटामिन होते हैं दोस्तों यहाँ पे, एक जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? ए, डी, ई के होते हैं 4 विटामिन यहाँ पे। और जल में घुलनशील वो बी, सी और एच। तो ये पे 3 विटामिन वो जल में और 4 विटामिन यहाँ पे वसा में। तो प्रश्न नंबर 76 में क्या पूछा गया है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 76 सही आंसर रहेगा दूसरा भी विटामिन बी है, वो यहाँ पे जल में घुलनशील रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 77 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 77 वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा के अंदर है, यानी फैट सोल्यूबल जो विटामिन है वो कौन से रहेंगे? बताया था दोस्तों मैंने यहाँ पे 4 विटामिन होते हैं वो वसा में घुलते हैं, ए, डी, ई और के। ध्यान रखना ए, डी, ई के है वो 4 विटामिन है वो किस में वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे ए, डी, ई के उपरोक्त सभी प्रश्न नंबर 2 का सही, प्रश्न नंबर 77 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 देखिए दोस्तों, यहाँ पे विटामिन ए, ध्यान रखना विटामिन ए की बात कर रहे हैं, वो प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या है वो रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो रंतोंदी रोग होता है। ध्यान रखना रंतोंदी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 78 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गाजर। गाजर के अंदर है वो ध्यान रखना है प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 देखो दोस्तों, यहाँ पे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, एनर्जी का प्रमुख सोर्स है वो क्या है, वो अपने यहाँ पे बताना है। चले दोस्तों, यहाँ पे एनर्जी का जो प्रमुख सोर्स होता है वो यहाँ पे बॉडी के अंदर ध्यान रखना है, वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अपने को कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी, यानी 1 किलो कैलोरी मिलती है। लेकिन वो तुरंत मिलती है, सबसे ज़्यादा 1 ग्राम से वो वसा से मिलती है, देखा जाए तो 9.1, लेकिन तुरंत एनर्जी देने के लिए वही अपने को कार्बोहाइड्रेट रहता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 80। ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व तो कौन सा नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है, यानी कौन है जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 80 के अंदर बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 80 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, विटामिन्स होते हैं वो ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं। विटामिन ऊर्जा नहीं देते बल्कि पाचन जो क्रिया होती है उसके अंदर बैलेंस बनाने के कार्य, उसको संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। साथ ही में प्रोटीन भी ऊर्जा नहीं देते, बल्कि प्रोटीन ऊर्जा देते कुछ समय के लिए यहाँ पे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन से विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? कौन सा विटामिन है जिसे अपन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं? प्रश्न नंबर यहाँ पे 81 में बताना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है विटामिन डी। विटामिन डी जिसे अपन कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं, इसे अपन कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं, और वो भी स्पेशल D3 को नाम से जानते हैं। D3 विटामिन होता है उसे कैल्सीफेरोल कहते हैं। तो ये इसे अपन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये एक नेचुरल विटामिन भी है और प्राकृतिक विटामिन भी रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 देगा दोस्तों, 82 रहेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अनुपात भोजन में कितना होता है? यानी कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन और वसा का अनुपात भोजन में कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 82 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा है इसका जो रेशियो होता है भोजन के अंदर वो 4:1:1, यानी 4 अणु है वो कार्बोहाइड्रेट, 1 प्रोटीन और 1 वसा से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 83। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन उपयुक्त होता है, यानी ब्लड की जो क्लोटिंग है, क्लोटिंग करने के लिए कौन सा यहाँ पे विटामिन है वो उपयुक्त होता है। दोस्तों अगर रक्त का थक्के की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, साथ ही में मैं आपको बता दूं जो ब्लड के अंदर जो कणिकाएं पाई जाती है जिसे अपन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, तो जो प्लेटलेट्स होती है, दोनों रखना प्लेट्स होती है, वो यहाँ पे ब्लड का थक्का वो भी जमाती है। साथ ही जो प्लाज्मा के अंदर फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है, फाइब्रोनोजन प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है फाइब्रोनोजन, वो भी यहाँ पे थक्का जमाता है। लेकिन यहाँ पे विटामिन पूछा गया है प्रश्न नंबर 83 के अंदर, तो सही आंसर रहेगा विटामिन के। विटामिन के है वो ध्यान रखना है, फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। तो ये रक्त का थक्का जमाता है, ब्लड का थक्का जमाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 84। शरीर का बॉडी बिल्डर आर किसे कहते हैं, यानी शरीर का जो बॉडी बिल्डर आर है वो किसे कहते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। साथ ही में दोस्तों ये शरीर का रिपेयर भी करता है, यानी जो रिपेयर टूट फूट की जो मरम्मत है शरीर के अंदर, जो चोटें लग जाती हैं उसको ठीक करने का कार्य भी करता है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 84 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन होता है वो यहाँ पे शरीर का बॉडी बिल्डर आहार होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के जो भोजन है उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा ही होनी चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 85। नाइट्रोजन, ध्यान रखना है दोस्तों पे नाइट्रोजन तत्व किस में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन तत्व है दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी CHO। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। दोस्तों आपको बता दूं मैं पहले ही, 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। ये सभी में पाए जाते हैं, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। लेकिन नाइट्रोजन है वो एक ही चीज़ में पाई जाता है, एक ही तत्व के अंदर, तो वो कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 86 देखिए दोस्तों। हड्डियों का कमज़ोर होना कौन सा रोग होता है। हड्डियाँ कमज़ोर होता है, ये बोन्स के अंदर जो दोस्तों यहाँ पे बीमारी पैदा हो जाती है, तो वो कौन सा रोग होगा। वेरी रिकेट्स, रतौंधी या स्कर्वी, प्रश्न नंबर 86 में बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 86 सही आंसर रहेगा दोस्तों। हड्डियों का जो कमज़ोर होना है वो रिकेट्स रोग होता है। और रिकेट्स रोग दोस्तों किसके कारण होता है वो भी मैं आपको बता दूं, तो विटामिन डी, ध्यान रखना है, जो विटामिन डी है, डी की कमी से ध्यान रखना है, वो क्या हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 87 देख दोस्तों। वसा का पाचन कौन से अंग में होता है। वसा यानी फैट का पाचन है वो कौन से अंग में होता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन अब अगर पूछा जाए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन है तो वो मुख, यानी मुख के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फैट है, वसा का पाचन पूछा गया है 87 के अंदर, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत, जो स्मॉल इंस्टेंटाइन है वो उसके अंदर यहाँ पे छोटी आंत है, जो लगभग 6.25 मीटर की होती है। फुट में पूछा जाए तो 22 फीट के लगभग होती है। तो यहाँ पे छोटी आंत के अंदर है वो वसा का पाचन होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 देखिए दोस्तों, यहाँ पे शरीर को कितनी विटामिनों की आवश्यकता होती है। शरीर के जो कितने विटामिनों की आवश्यकता होती है वो अपने यहाँ पे बताना है 88 के अंदर। दोस्तों विटामिनों की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, शरीर को कितनी विटामिनों की आवश्यकता होती है 88 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 13 विटामिन, शरीर को है वो 13 विटामिनों की ध्यान रखना है आवश्यकता होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 89 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 89, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की होती है। दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है वो कितने प्रकार की होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो भोजन का मुख्य अवयव होता है, ध्यान रखना, भोजन का मुख्य अवयव होता है, इंपॉर्टेंट अवयव होता है। तो ये कितने प्रकार की होती है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 89। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार की होती है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, जिसे अपन किस नाम जानते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 90 रहेगा, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है। तुरंत ऊर्जा की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इंस्टेंट एनर्जी कौन सा यहाँ पे
सोर्स अपने को यहाँ पे देता है। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? प्रश्न नंबर 19 बताना है। और जो सही आंसर रहेगा तो प्रश्न नंबर 19 वो ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट है वो यहाँ पे तुरंत ऊर्जा देता है, इसलिए शरीर ये भोजन का मुख्य तत्व होता है। मैंने बताया भी था मुख्य तत्व है। साथ ही में दोस्तों इन ऑप्शंस के अलावा यहाँ पे ग्लूकोज आ जाता है, ग्लूकोज, तो फिर अपने को तुरंत ऊर्जा देने का कार्य ग्लूकोज करेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 देखें दोस्तों, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है वो अपने यहाँ पे बताना। 91 में बताना है दोस्तों, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक क्वाशियोरकोर और दूसरा मरासमस। क्वाशियोरकोर है वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे किस में होता है, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, एडल्ट होते हैं उसमें, और जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर मरासमस होता है। तो यहाँ पे दोनों ध्यान रखना, उपरोक्त सभी है, क्वाशियोरकोर और मरासमस दोनों यहाँ पे किससे संबंधित होंगे? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 देखे दोस्तों यहाँ पे, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए है, ए का रासायनिक नाम क्या है वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों यहाँ पे विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया है। विटामिन कैल्शिफोरॉल है दोस्तों यहाँ पे विटामिन डी का नाम, टोकोफेरॉल है विटामिन ई का नाम, और यहाँ पे जो रेटिनोल है वो, जो थाइमिन है वो विटामिन बी का नाम। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 92 के अंदर वो यहाँ पे रेटिनोल है, ध्यान रखना है, वो विटामिन ए का नाम होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 देखिए दोस्तों, एक ग्राम वसा में कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? दोस्तों पे 1 ग्राम वसा की बात कर रहे हैं, उसमें कितनी कैलोरी ऊर्जा अपने को यहाँ पे प्राप्त होती है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 93 में बताना है, 1 ग्राम कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वो अपने यहाँ पे बताना है 1 ग्राम वसा के अंदर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 93 सही आंसर रहेगा यहाँ पे 9.1 किलो कैलोरी, यानी 9.1 किलो कैलोरी है वो 1 ग्राम वसा के अंदर अपने को प्राप्त होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 94 में देखें दोस्तों यहाँ पे, भोजन की ऊर्जा का मापन किस में किया जाता है? भोजन की ऊर्जा का मापन है वो किस में करते हैं? जो अपन भोजन करते हैं, भोजन से जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा का यहाँ पे मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट अपन किस में करते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 94 के अंदर सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे किलो कैलोरी में, ध्यान रखना, किलो कैलोरी के अंदर है वो भोजन की ऊर्जा का मापन करते हैं। जिस प्रकार 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिल रही थी, तो यहाँ पे 9.1 किलो कैलोरी, तो ये किलो कैलोरी क्या है? ऊर्जा का मापक है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 95 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 95, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। इससे पहले अपन ने की थी 1 ग्राम वसा, तो 1 ग्राम वसा यानी फैट के अंदर कितनी मिलती है? तो 9.1 किलो कैलोरी अपने को मिलती है। 9 भी मिल सकती है लेकिन 0.1 भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा गया है प्रश्न नंबर 95 में, और सही आंसर रहेगा 4.1 किलो कैलोरी। दोस्तों यहाँ पे 4.1 किलो कैलोरी है, ना कि 41 किलो कैलोरी। तो 4.1 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट, और साथ ही में किससे? प्रोटीन से भी इतनी ही मिलती है, लेकिन यहाँ पे वसा से ज़्यादा मिलती है 9.1 किलो कैलोरी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 96 देखें दोस्तों। 96, सूक्ष्म पौष्टिक आहार कौन से होते हैं? सूक्ष्म यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो किसे कहते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। सूक्ष्म पौष्टिक आहार है वो किसे कहते हैं, कौन से होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। प्रश्न नंबर 96 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, खनिज लवण, जो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं वो सूक्ष्म पौष्टिक आहार होते हैं। जैसे जिंक हो गई, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, ये क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 देखिए दोस्तों, आरबीसी का निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आरबीसी के निर्माण के लिए कौन सा तत्व है वो आवश्यक होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। आरबीसी जिसे अपन रेड ब्लड कार्बल्स के नाम से जानते हैं, जिसका जीवन काल 120 दिन होता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा और मृत्यु इसका प्लिया के अंदर होती है, वो भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। तो 97 के अंदर ध्यान रखना है, आरबीसी के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों कोबाल्ट। कोबाल्ट धातु अपने को यहाँ पे चाहती जरूरत पड़ती है, जो किसमें होती है? विटामिन B12 के अंदर। ध्यान रखना है, विटामिन B12 के अंदर क्या होती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 देखें दोस्तों यहाँ पे, कौन से विटामिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है? प्लेगरा रोग की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कौन से विटामिन है जिसकी कमी से प्लेगरा रोग होता है?
चलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, B5 की B2 की जगह अपन B3 कर लेना है, B3। तो यहाँ पे प्लेग्रा रोग होता है वो यहाँ पे ध्यान रखना है विटामिन B3 की कमी से, विटामिन की B3 की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, विटामिन B3। तो यहाँ पे कौन सा रोग हो जाएगा, प्लेग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 99, प्रश्न नंबर 99 देखिए दोस्तों, प्रोटीन के बहुलक को क्या कहते हैं। दोस्तों प्रोटीन है, प्रोटीन के बहुलक को अपन किस नाम से जानते हैं। प्रोटीन का बहुलक, बहुलक का मतलब छोटा रूप, प्रोटीन का जो छोटा रूप होता है, छोटे टुकड़े होते हैं या छोटा रूप है, उसे अपन किस नाम जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है, 99 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 99 में अमीनो एसिड, जो प्रोटीन का जो छोटा रूप होता है टुकड़ा, उसे अपन अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 100, प्रश्न नंबर 100 देखिए दोस्तों, प्रति किलोग्राम शरीर वजन के अनुसार कितनी कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए, यानी 1 किलोग्राम शरीर वेट के अनुसार कितनी कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति है वो 50 किलो का है, लेकिन उसको 1 किलोग्राम के हिसाब से कितनी कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए, प्रश्न नंबर 100 में बताना है। प्रश्न नंबर 100 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 15 ग्राम। ध्यान रखना 1 किलोग्राम अगर शरीर वजन है तो 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो 50 किलो व्यक्ति के लिए कितनी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ेगी, 750 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 101 देखिए दोस्तों, यहाँ पे पोटेशियम की कमी से कमी, दोबारा देखिए, पोटेशियम की कमी किसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करती है, यानी शरीर के अंदर जो पोटेशियम की कमी हो जाएगी। पोटेशियम क्या है, खनिज लवण है, मैंने बताया था, जो मिनरल्स होते हैं उनमें आता है नाम। तो पोटेशियम की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो वो किसको प्रभावित करता है, वो किसकी कार्यशक्ति को प्रभावित करेगा। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 101 और सही आंसर रहेगा दोस्तों हार्ट, यानी हृदय है, हृदय की कार्यप्रणाली को है वो पोटेशियम की कमी शरीर में हो जाती है तो हार्ट की कार्यप्रणाली में दिक्कत आ रही है। साथ ही में दोस्तों मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में भी पोटेशियम की कमी महसूस होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हार्ट रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 102 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 102, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन B12 है, उसका रासायनिक नाम क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। एकमात्र विटामिन जिसके अंदर धातु पाई जाती है, और वो भी कौन सी, कोबाल्ट धातु। जानना, कोबाल्ट धातु जो किसका निर्माण करती है, आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। प्रश्न नंबर 102 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 103 देखे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 103, कार्बोहाइड्रेट में कौन से यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, उसमें कौन से यौगिक होते हैं। दोस्तों मैंने बताया था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये किस में पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों में पाए जाते हैं, लेकिन एकमात्र तत्व जो नाइट्रोजन है वो किस में पाया जाता है, प्रोटीन के अंदर सिर्फ। लेकिन यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों किस में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाए जाने वाले तत्व रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 104 देखिए दोस्तों, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है वो किसे कहा जाता है। एंटी स्टेरिलिटी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसे अपन ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, इसे अपन ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, इसे अपन एंटी फर्टिलिटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 104 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विटामिन ई, जिसे अपन टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, विटामिन ई टोकोफेरॉल। तो यहाँ पे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहलाता है, ये बांझपन, जो महिलाओं के अंदर जो बांझपन हो जाता है उसमें यहाँ पे काम आता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 105 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 105, कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन है जो आसानी से नष्ट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, वो अपने घर पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 105 सही आंसर रहेगा विटामिन सी, जिसे एस्कोर्बिक के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे विटामिन सी एस्कोर्बिक वो आसानी से नष्ट हो जाता है, यानी गर्म करते हो तो तुरंत ही ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 106 देखे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 106, गोनियोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे गोनियोमीटर है, गोनियोमीटर के द्वारा किसका मापन करते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे यंत्र है गोनियोमीटर, और इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है। प्रश्न नंबर 106 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो जोड़ों के जो कोण है, यानी जॉइंट्स है, जॉइंट्स की जो लंबाई चौड़ाई कितना प्रसार उसमें हो सकता है वो इसका मापन है, वो किसके द्वारा किया जाता है, गोनियोमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 107 देखे दोस्तों,
डायनेमोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? डायनेमोमीटर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है? पहले भी ये प्रश्न पूछ लिया गया है दोस्तों, शुरुआत में ही प्रश्नोत्तरी की शुरुआत में पूछ लिया गया था। डायनेमोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? और दोस्तों सभी दोस्त जो जुड़े हुए हैं वो क्लास को एक बार शेयर और लाइक कर दें। और फर्स्ट पेपर से संबंधित अगर आपको क्लास लेनी है जीके वाली, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो वो भी अपन शुरू कर देंगे। तो क्लास खत्म होने के बाद में आप जरूर मेरे को कमेंट करके बताना, उस अकॉर्डिंग ही अपन शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 107 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेंथ यानी शक्ति। शक्ति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? वो डायनेमोमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 108 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 108, लंबाई का मापन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे लंबाई यानी हाइट की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे हाइट है, लंबाई है, इस लंबाई का मापन किसके द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 108। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लंबाई का मापन है यहाँ पे स्टेडियोमीटर। तो दोस्तों अपन 3-4 उपकरण देख लिए हैं यहाँ पे, लंबाई का मापन, जोड़ों का मापन, वो अपन यहाँ पे ध्यान रखें। तो ऊंचाई है, लंबाई है, हाइट क्या है, वो स्टेडियोमीटर के द्वारा मापन किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 109 देखे दोस्तों यहाँ पे, पेडोग्राफ का मापन किसके द्वारा किया जाता है? यानी पेडोग्राफ का मापन किसके लिए किया जाता है? जो पेडोग्राफ यंत्र है इसका मापन किसके मापन के लिए किया जाता है? इसका उपयोग वो अपने यहाँ पे बताना है। पेडोग्राफ है, इसका उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 109। और सही आंसर रहेगा दोस्तों फ्लैट फुट। फ्लैट फुट यानी चपटा पाँव होता है, जो पैर होता है अपना, ये वाला, ये पैर हो गया मान लो, ये अपनी अंगुलियाँ हुई, लेकिन यहाँ से ये सीधा सीधा चपटा है, तो इस चपटे पैर का मापन है वो यहाँ पे पेडोग्राफ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 1010। प्रश्न नंबर 1110 देगा, 110 देगा दोस्तों यहाँ पे, पुरुषों के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में टेबल की ऊंचाई कितनी होती है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की बात कर रहे हैं अपन, जो 1943 में बनाया गया था। तो यहाँ पे इसके लिए जो टेबल है, टेबल की ऊंचाई यहाँ पे कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों, पुरुष के लिए जो टेबल की ऊंचाई हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में होती है वो 20 इंच यहाँ पे होती है। सेंटीमीटर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, वो क्या है, इंच है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 111 देगा दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 111, लार्सन टेस्ट द्वारा किसका मापन किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे एक टेस्ट मेजरमेंट का नाम दिया गया है, लार्सन टेस्ट है, इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 111 सही आंसर रहेगा, लार्सन के द्वारा यहाँ पे जो टेस्ट है इसके द्वारा गामक योग्यता यानी मोटर एबिलिटीज है उसका मापन यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 112 देखे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 112, एंथ्रोपोमेट्री का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? एंथ्रोपोमेट्री है, इसका मापन किसके मेजरमेंट के लिए इसका किया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लेना है एंथ्रोपोमेट्री। साथ ही में एक चीज़ और आती है जिसे अपन स्किन फोल्ड कैलिपर भी कहते हैं। तो एंथ्रोपोमेट्री और स्किन फोल्ड कैलिपर है, दोनों के द्वारा किसका मापन करते हैं? प्रश्न नंबर 112 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शरीर का आकार और अनुपात, जो बॉडी है, बॉडी का यहाँ पे आकार और अनुपात है उसका मापन करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 113 देगा दोस्तों, इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट की शुरुआत कब हुई? इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट है, इसकी शुरुआत कब हुई है वो अपने क्या बताना। इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसकी शुरुआत कब हुई? प्रश्न नंबर 40। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1947 में इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 114 देगा दोस्तों यहाँ पे, अर्गोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? अर्गोमीटर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, अर्गोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? अर्गोमीटर के द्वारा किसका मापन करते हैं? प्रश्न नंबर 114। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मांसपेशियों की क्षमता यानी मसल्स की जो कैपेसिटी है वो उसका मापन अपन करते हैं किसके द्वारा? अर्गोमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 115 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 115, JCR टेस्ट का कौन सा भाग नहीं है? नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है, JCR टेस्ट का कौन सा भाग नहीं है। दोस्तों यहाँ पे JCR टेस्ट, JCR में J फॉर जंप, लेकिन कौन सा? सार्जेंट जंप। C फॉर चिनअप होती है और R फॉर रन होती है, वो भी शटल रन होती है। तो यहाँ पे कौन सा भाग नहीं है? समन्वय योग्यता यानी कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पे नहीं रहेगा। बाकी JCR में जंप, चिनअप और रन यानी शटल रन, तो ये इसका भाग होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 116 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 116, आफर यूथ फिटनेस टेस्ट किसका मापन करता है? दोस्तों यहाँ पे एक मेजरमेंट है आफर यूथ फिटनेस टेस्ट, ये किसका मापन यहाँ पे करता है?
116 के अंदर बताना है अपर यूथ फिटनेस टेस्ट वो किसका मापन करता है। सही आंसर रहेगा 116 के अंदर जो वो ध्यान रखना शारीरिक दक्षता, फिजिकल जो फिटनेस है उसकी यहाँ पे किसके द्वारा मापन किया जाता है, अपर यूथ फिटनेस टेस्ट के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 117 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 117 BMI द्वारा किसका मापन किया जाता है। BMI जिसे अपन बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जानते हैं, इसे अपन बॉडी मास इंडेक्स के नाम से अपन इसे जानते हैं। तो इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 117 बताना है और सही आंसर रहेगा तो उसमें पे वसा का मापन किया जाता है बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा। और वो ये अगर वसा का 28 से ऊपर BMI आ जाती है तो वो ओबेसिटी यानी मोटापे की श्रेणी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 118 स्टिक ड्रॉप टेस्ट द्वारा किसका मापन किया जाता है। एक मेजरमेंट है स्टिक ड्रॉप टेस्ट, इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। लचीलापन, समन्वय योग्यता, प्रतिक्रिया या फेफड़ों की क्षमता। प्रश्न नंबर यहाँ पे 118 बताना है दोस्तों आपको और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रतिक्रिया योग्यता यानी रिएक्शन एबिलिटी है उसका मापन करते हैं अपन ड्रॉप स्टिक ड्रॉप टेस्ट के द्वारा प्रतिक्रिया योग्यता का मापन करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 119। प्रश्न नंबर 119 देखें दोस्तों यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्री के पूर्वावलोकन में कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है। एंथ्रोपोमेट्री के पूर्वावलोकन में कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्री क्या करता है, शरीर का आकार और आयतन के अंदर मापन करता है, आकार और आयतन में मापन करता है। लेकिन यहाँ पे उससे पहले पूर्वावलोकन में भी एक उपकरण और है जो शरीर का आकार और मेजरमेंट करता है, तो उसमें मैंने बताया था प्रश्न नंबर 119 में। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्किन फोल्ड कैलिपर है वो यहाँ पे मेजरमेंट करता है। तो शरीर के जो वसा है वसा के मापन के लिए एंथ्रोपोमेट्री और स्किन फोल्ड कैलिपर दोनों यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 120। प्रश्न नंबर 120 देखें दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक शक्ति के मापन के लिए किसका उपयोग करते हैं। स्टैटिक मतलब दो प्रकार की स्ट्रेंथ होती है यहाँ पे, स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। मैंने बताया था डायनेमिक भी जो गतिशील होती है, स्टैटिक यानी स्थिर होती है। तो इसके मापन के लिए किसका उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 120 बताना है और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है डायनेमोमीटर। स्टैटिक शक्ति के दो किसका मापन करते हैं, डायनेमोमीटर के द्वारा स्टैटिक स्ट्रेंथ का मापन किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 121 हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कब प्रतिपादित किया गया था। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो कभी प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों मैंने बताया भी था हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कब प्रतिपादित किया गया था। और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के द्वारा अपन शारीरिक शक्ति फिजिकल स्ट्रेंथ का मापन करते हैं और सही आंसर रहेगा 1943। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1943 1943 के अंदर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का प्रयोग किया गया था। और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के अंदर जो पुरुष में टेबल की ऊंचाई होती है वो यहाँ पे 20 इंच होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 122 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 122 हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में गतिविधि का अधिकतम समय कितना होता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के अंदर जो गतिविधि करवाई जाती है एक्टिविटीज उसका मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है वो कितना रहेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 122 के अंदर बताना हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में गतिविधि का जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है वो कितना रहेगा। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट, यानी 5 मिनट तक गतिविधि यहाँ पे करवाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 123 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 to 3 रोजर स्ट्रेंथ व फिजिकल फिटनेस टेस्ट का कौन सा भाग कौन सा है। यहाँ पे एक टेस्ट मेजरमेंट दिया गया है दोस्तों, आपको बता दूं मैं रोजर स्ट्रेंथ व फिजिकल फिटनेस टेस्ट है ये इसका कौन सा भाग है। पुशअप, बेंच पुशअप फॉर गर्ल्स या पुलअप या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 123 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रोजर स्ट्रेंथ और फिजिकल टेस्ट के सभी यहाँ पे भाग रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 124। प्रश्न नंबर 124 देखिए दोस्तों यहाँ पे रोजर स्ट्रेंथ व फिजिकल फिटनेस टेस्ट का निर्माण कब किया गया। दोस्तों यहाँ पे रोजर स्ट्रेंथ और जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है इसका निर्माण कब किया गया है वो अपने यहाँ पे बताना है। जिस प्रकार हार्वर्ड स्टेप टेस्ट 1943 के अंदर बनाया गया था उसी प्रकार अपने को रोजर स्ट्रेंथ और फिजिकल फिटनेस टेस्ट है इसका निर्माण कब किया गया। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1926 के अंदर है वो क्या बनाया गया था, रोजर स्ट्रेंथ और फिजिकल फिटनेस टेस्ट बनाया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 125 ग्रिप स्ट्रेंथ का मापन किसके द्वारा किया जाता है। ग्रिप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसका मापन किसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। ग्रिप स्ट्रेंथ प्रश्न नंबर यहाँ पे 125 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ग्रिप स्ट्रेंथ का मापन है वो मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैनोमीटर।
नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 126 देखें दोस्तों। यहाँ पे केनेथ एच कूपर द्वारा कूपर टेस्ट का निर्माण कब किया गया? दोस्तों यहाँ पे केनेथ एच कूपर है, उसके द्वारा यहाँ पे कूपर टेस्ट का निर्माण कब किया गया? दोस्तों जिस प्रकार रोजर स्ट्रेंथ और फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसका निर्माण 1926 में किया गया, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट 1943 में किया गया, उसी प्रकार कूपर टेस्ट बनाया तो किसके द्वारा गया? केनेथ एच कूपर, लेकिन कब बनाया गया वो पूछा गया है। केनेथ एच कूपर के द्वारा 126 में बताना है, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1968 1968 के अंदर है वो केनेथ एच कूपर के द्वारा क्या बनाया गया था? कूपर टेस्ट बनाया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 127, जेसीआर टेस्ट के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों यहाँ पे जेसीआर टेस्ट है, इस जेसीआर टेस्ट के प्रतिपादक कौन है? जेसीआर में जंप जो सार्जेंट जंप होगा, चिनअप और रन जो शटल रन होगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है, इसका प्रतिपादक कौन है? प्रश्न नंबर 127 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 127 में वो ध्यान रखना है बेरेंथ ई फिलिप्स। जेसीआर टेस्ट के जो प्रतिपादक है वो यहाँ पे बेरेंथ ई फिलिप्स रहेंगे दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 128, जेसीआर टेस्ट में शटल रन की दूरी कितनी होती है? दोस्तों जेसीआर टेस्ट है, इसमें जो शटल रन होती है वो कितनी होती है? क्योंकि इसमें जंप तो होता है सार्जेंट जंप, फिर चिनअप होती है और रन होती है शटल रन, लेकिन शटल रन है वो कितनी दूरी की होती है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 128 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों 10 × 10 गज। ध्यान रखना है शटल रन कितनी होती है जेसीआर टेस्ट के अंदर, तो वो 10 × 10 गज यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 129, आफर यूथ फिटनेस टेस्ट में शटल रन कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे आफर यूथ फिटनेस टेस्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो उसमें भी शटल रन होती है। जेसीआर टेस्ट है, जेसीआर टेस्ट में भी शटल रन होती है, ध्यान रखना है शटल रन, तो वो तो कितनी होती है? 10 × 10 गज की होती है। लेकिन यहाँ पे आफर यूथ फिटनेस टेस्ट है, इसके अंदर शटल रन होती है, वो कितनी होती है? प्रश्न नंबर 129, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4 × 10 गज। ये कितनी होती है आफर के अंदर? ध्यान रखना है, तो वो 4 × 10 की होती है, और 10 × 10 की होती है वो जेसीआर टेस्ट के अंदर शटल रन होती है। दोनों के अंतर को अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 130, प्रश्न नंबर 130 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रॉस वेबर टेस्ट द्वारा किसका मापन किया जाता है? क्रॉस वेबर टेस्ट है, इसके द्वारा किसका मापन करते हैं? क्रॉस वेबर टेस्ट के द्वारा किसका मापन किया जाता है? 130 के अंदर बताना है। प्रश्न नंबर 130 सही आंसर रहेगा दोस्तों मिनिमम मसल्स स्ट्रेंथ है, न्यूनतम मांसपेशी शक्ति है, उसका मापन अपन क्रॉस वेबर टेस्ट के द्वारा यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 131, प्रश्न नंबर 131 देखे दोस्तों यहाँ पे वेट स्पायरोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? वेट स्पायरोमीटर है, इसके द्वारा यहाँ पे किसका मापन करते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है, वेट स्पायरोमीटर के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, वेट स्पायरोमीटर के द्वारा अपन जैव धारिता जिसे अपन वाइटल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, वाइटल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, वो वेट स्पायरोमीटर के द्वारा इसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 132, प्रश्न नंबर 132 देखे दोस्तों, निम्न में से कौन सा आफर यूथ फिटनेस टेस्ट का भाग है? भाग है वो अपने को यहाँ पे बताना है, आफर यूथ फिटनेस टेस्ट का भाग है। बेंड नी सेटअप, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग, शटल रन। शटल रन तो अपन ने देखा ही है, आफर यूथ फिटनेस टेस्ट में शटल रन कितनी होती है? 4 × 10 गज की होती है। और जेसीआर टेस्ट में ध्यान रखना, जेसीआर टेस्ट में शटल रन होती है वो 10 × 10 गज की होती है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 132 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो आफर यूथ फिटनेस टेस्ट में उपरोक्त सभी यानी बेंड नी सेटअप, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग और शटल रन तीनों होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 133, क्रॉस वेबर टेस्ट में कितने आइटम होते हैं? क्रॉस वेबर टेस्ट की बात कर रहे हैं अपन, उसमें कितने टेस्ट आइटम होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। क्रॉस वेबर टेस्ट जो न्यूनतम मांसपेशी शक्ति को मापन करती है यानी मिनिमम मसल्स स्ट्रेंथ का मापन कर रही है, उसमें कितने टेस्ट आइटम होते हैं 133 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा तो उसमें 6 टेस्ट आइटम होते हैं वो क्रॉस वेबर टेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 134, प्रश्न नंबर 134 देखिए दोस्तों मैकेलोई जनरल मोटरेबिलिटी टेस्ट में गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे टेस्ट मेजरमेंट का नाम क्या है? मैकेलोई जनरल मोटरेबिलिटी टेस्ट। इसमें जो स्पीड होती है गति, इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? 134 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 100 गज दौड़, 100 गज दौड़ के द्वारा है वो मैकेलोई जनरल मोटरेबिलिटी टेस्ट के अंदर स्पीड का मापन 100 गज दौड़ के द्वारा किया जाता है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न देखे दोस्तों यहाँ पे 135, प्रश्न नंबर 135 देखे दोस्तों यहाँ पे, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग द्वारा किसका मापन किया जाता है। फ्लेक्स्ड आर्म हैंग जो किससे संबंधित है, ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट का आइटम है, ऑफर यूथ का फ्लेक्स्ड आर्म हैंग, इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है। फ्लेक्स्ड आर्म हैंग प्रश्न नंबर 135 और से आंसर रहेगा तो यहाँ पे स्ट्रेंथ एंडोरेंस, स्ट्रेंथ एंडोरेंस यानी शक्ति सहनशीलता। स्ट्रेंथ एंडोरेंस को अपन किस नाम से जानते हैं, शक्ति सहनशीलता के नाम से जानते हैं, तो इसके द्वारा मापन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 135 अपन क्वेश्चनों का एनालिसिस किया, कितना स्कोर आप कर पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। क्लास कैसी लगी वो भी बताइए। और दोस्तों अगर फर्स्ट पेपर जीके से संबंधित अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो अब क्लास खत्म होने के बाद में आप जितने भी दोस्त कमेंट करेंगे उसके आधार पर अपन यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट पेपर जीके से संबंधित भी अपन कुछ 10 से 20 मिनट की यहाँ पे बूस्टर डोज डेली लाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।